हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 11th में हम लोग सेकंड पेपर का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है तरल दाब पढ़ रहे थे। उसमें का एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। आज दूसरा लेक्चर है, तो दूसरे लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। और आज का जो अपना टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। हम लोग कल काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके थे, तो आज हम लोग इस सेशन को या इस लेसन को आप बोलें तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस सेशन में, इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, आपको क्या पढ़ाया गया था वो चीज़ ध्यान से देखिए। आपको ये बताया गया था कि जो पास्कल का नियम होता है उस चीज का सत्यापन हम लोगों ने कर लिया था। पास्कल के नियम का सत्यापन कर लिया था। आज हमें पास्कल के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ना है। तो हेडिंग लिखिएगा, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। और आप लोग न्यूमेरिकल वाली क्लास जरूर जाकर सभी लोग एक बार देख लीजिए। उस क्लास को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा है, आप लोग भी देखिए। सबको क्लास पसंद आ रही है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। व्यूज अपने आ जाते हैं, लगभग 150-200 लोग वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 6-7-8। ये कैसी बात होती है बताइए। चलिए, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग देखना है। हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं द्रव चालित लिफ्ट पर। किस चीज पर? द्रव चालित लिफ्ट। आप बोलते हैं द्रव चालित लिफ्ट। ये पास्कल के नियम पर आधारित है। इसको अंग्रेजी में बोलें तो इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? तो एक ऐसा उपकरण होता है जिस पर हम कंबल लगाकर किसी भारी बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। कंबल लगाकर भारी बोझ को आसानी से उठाया जा सकता है। हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए तो कल आपको बताया गया था कि पास्कल के नियम के अनुप्रयोग द्वारा हम लोग कंबल लगाकर भारी बल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भारी बोझ उठा सकते हैं। तो ये यही सिद्धांत इसका यही होता है कि पास्कल के नियम के अनुप्रयोग द्वारा कंबल लगाकर भारी बोझ उठाया जा सकता है। द्रव चालित लिफ्ट ऐसे लिखिए, यह एक ऐसा उपकरण है, यह पास्कल के नियम पर आधारित, पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है, या पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिस पर कंबल लगाकर भारी बोझ आसानी से उठाया जाता है, आसानी से उठाया जाता है। ये लिफ्ट के बारे में लिखेंगे आप कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है ये पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कंबल लगाकर भारी बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। आप इस चीज का सिद्धांत देखिए, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार से इसका सिद्धांत है, यानी कि कंबल लगाकर भारी बल कैसे प्राप्त करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा हम चित्र बनाने चल रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक पात्र है या बर्तन है जिसका नाम है पी, एवं एक इधर बड़ा, इसको और छोटा कर लेते हैं, आप अपने पास जगह कम है। ये एक छोटा बर्तन है और यहाँ पर एक बड़ा बर्तन है जिसका नाम है क्यू, ऐसे नाम दे सकते हैं। और इन दोनों में द्रव भरा हुआ है। इन दोनों में क्या है? द्रव भरा हुआ है। इसको आपको लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। इन दोनों में आपका पूरी तरह से द्रव भरा हुआ है और ऊपर इसके एक पिस्टन लगा दिया गया है जिससे हम लोग इस द्रव पर दाब लगा सकते हैं। यहाँ भी ठीक वही काम किया गया है। इस पूरे के पूरे पात्र में द्रव को भर दिया गया है और द्रव को भरने के बाद क्या किया गया, देखिए इसमें क्या कलाकारी क्या की गई कि इन दोनों पिस्टनों को एक पाइप की सहायता से
आपस में संबंधित कर दिया जाता है। इन दोनों पिस्टनों को क्या किया जाता है, तो एक पाइप की सहायता से आपस में संबंधित कर दिया जाता है। और ये पिस्टन दूसरा है, दो पिस्टन हम लोगों ने लगाया, दो बर्तन लिया। एक बर्तन का जो क्षेत्रफल था वो कम था और दूसरे बर्तन का क्षेत्रफल ज्यादा था। तो जब हम लोग यहाँ पर पास्कल के नियम में आपको पता है कि जितना दाब हम यहाँ लगाएंगे उतना दाब हमें यहाँ प्राप्त होगा, है ना। जितना दाब यहाँ लगाएंगे उतना दाब हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। आप जब पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल समान होने की अवस्था में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब बराबर होता है, तो मतलब अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो दाब बड़ा प्राप्त होगा, है ना। तो इसी सिद्धांत पर यह चीज आधारित होता है। और यहाँ पर हम लोग अब ये इसी के बारे में चलिए लिखते हैं। इसके बारे में क्या लिखेंगे कि माना दो बर्तन आपके, ये वाला जो बर्तन है ये आर है, ये वाला बर्तन क्यू है। दो बर्तन आर व क्यू है जिनमें द्रव भरा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से द्रव के द्वारा ही संबंधित किए गए हैं, द्रव के द्वारा ही संबंधित है। चलिए लिखिए, माना दो बर्तन आर व क्यू हैं, माना दो बर्तन आर व क्यू हैं। इतना समझ में आ गया कि दो बर्तन आर व क्यू हैं, दोनों एक दूसरे से द्रव द्वारा संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से द्रव द्वारा संबंधित हैं। हमने ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल समान होने की अवस्था में जितना दाब यहाँ लगाएंगे उतना दाब यहाँ प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि क्षेत्रफल बढ़ जाए तो क्या होगा, इस पर हम लोग दाब लगाते हैं F1 नीचे की ओर। क्या करते हैं, F1 दाब नीचे की ओर लगाते हैं, तो यहाँ पर दूसरे वाले पिस्टन पर F2 दाब हमें ऊपर की ओर मिल जाएगा, F2 दाब ऊपर की ओर मिल जाएगा। ये क्लियर है या नहीं बताइए। यहाँ पर जब बल F1 लगाएंगे तो दाब P1 यहाँ के किस दिशा में लगेगा, दाब P1 नीचे की ओर लगेगा, और उतना ही दाब यहाँ पर क्षेत्रफल बड़ा है तो बड़ा दाब P2 ऊपर की ओर लगेगा, और इसलिए बल आपको ऊपर प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आया कि माना दो बर्तन आर व क्यू हैं, एक दूसरे से द्रव द्वारा संबंधित हैं। पहले पिस्टन पर F1 बल नीचे की ओर लगाया जाता है, पहले पिस्टन पर F1 बल नीचे की ओर लगाया जाता है, पहले पिस्टन पर F1 बल नीचे की ओर लगाया जाता है। ये चीज, एक चीज और यहाँ बताइएगा कि जिसमें जो आपका क्षेत्रफल का वर्णन कर दीजिए कि जो क्षेत्रफल है A2 इज ग्रेटर देन A1, यानी कि दूसरे वाले पात्र का जो क्षेत्रफल है उसको हम A2 मान लें, ये बड़ा है इस वाले क्षेत्रफल से, जिसमें A2 इज ग्रेटर देन A1 यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इस वाले क्षेत्रफल से। तो पहले पिस्टन पर बल F1 नीचे की ओर लगाया जाता है, तो दूसरे पिस्टन पर F2 बल ऊपर की ओर प्राप्त होता है। तो दूसरे पिस्टन पर बल F2 ऊपर की, F2 बल किधर प्राप्त होता है, ऊपर की ओर प्राप्त होता है। F2 बल ऊपर की ओर प्राप्त होता है। ये क्लियर है या नहीं बताइए। तो पास्कल का नियम आप जानते हैं कि जितना दाब हम यहां लगाएंगे उतना ही दाब यहां प्राप्त होगा, यानी हम P1 बराबर P2 कह सकते हैं। पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से क्या कहेंगे, P1 बराबर P2, और P1 बराबर आपने क्या पढ़ा है, P बराबर F बाई A, P बराबर F बाई A, तो P1 बराबर F1 बाई A1 तथा P2 बराबर F2 बाई A2 हो जाएगा या नहीं बताइए। P बराबर F बाई A, तो P1 बराबर F1 बाई A1 बराबर F2 बाई A2। ये चीज आपको दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। अब आपको दिख रहा है, देखिए आपको क्या बताया गया कि अगर P1 बराबर P2 है, पास्कल का नियम यही कहता है, तो F1 बाई
A1 बराबर F2 बाई A2, ये हो जाएगा या नहीं बताइए, क्योंकि P1 बराबर P बराबर F बाई A, तो P1 बराबर F1 बाई A1 और P2 बराबर F2 बाई A2। और यहां से आप एक चीज बताइए, हमें जो आप कह रहे हैं कि भारी बल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो भारी बल बराबर F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए F2 बराबर A2 बाई A1 इंटू F1, A2 बाई A1 इंटू F1। यहां से देखिए A2 बाई A1 इंटू F1, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ये आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो A2 और A1, A2 का आपने देखा है बड़ा है A1 से, A2 बड़ा है A1 से, तो यहां से आपको ये पता है कि यहाँ पर जो गुणांक प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा और बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला A1 है ये छोटा है, यानी कि ये कम है, ये ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या मिलेगी और जितना दाब आप लगाए हैं उसके गुणांक के रूप में होगा। अतः आप इससे कह सकते हैं कि अतः यह स्पष्ट है कि F2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, F1। अतः स्पष्ट है कि F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, क्योंकि A2 इज ग्रेटर देन A1, इसलिए F2 इज ग्रेटर देन F1। ये होता है आपका द्रव चालित लिफ्ट। द्रव चालित लिफ्ट, यहां पर आपने छोटा बल लगाया और यहां पर आपको बड़ा बल प्राप्त हो गया, यानी कि यहां पर ट्रक या फिर कार इत्यादि जैसे बड़े वाहनों को भी ऊपर की ओर कम बल लगाकर उठाया जा सकता है, कम बल लगाकर उठाया जा सकता है। तो इस चीज से आप ये बताते हैं, अतः पास्कल के नियम से यह स्पष्ट हो गया कि हम लोग छोटा बल लगाकर कोई भारी बोझ आसानी से उठा सकते हैं। बताइए ये स्पष्ट हो गया या नहीं। तो ये आपका द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत था। आप यहां से ये बता देंगे कि अतः पास्कल के नियम से यह स्पष्ट होता है कि छोटे बल को बड़े बल में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः पास्कल के नियम से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि छोटे बल को बड़े बल में परिवर्तित किया जा सकता है। यह होता है द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत। या पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कम बल लगाकर भारी बोझ आसानी से उठा सकते हैं। ये इसी प्रकार पूरे इसी सिद्धांत पर आधारित होता है आपका जो द्रव चालित लिफ्ट होता है, ठीक इसी प्रकार से होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग द्रव चालित ब्रेक पर चर्चा कर लेते हैं और द्रव चालित ब्रेक पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अपना द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित लिफ्ट पढ़ लिए, अब द्रव चालित ब्रेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होता है द्रव चालित प्रेस, जिससे आप लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, वो होता है द्रव चालित प्रेस। प्रेस का मतलब दबाना होता है, वो वाला प्रेस नहीं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे अब, द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक। यह भी आप बताएंगे कि यह भी एक पास्कल के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है। द्रव चालित ब्रेक क्या होता है, पास्कल के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है। इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं यहाँ बगल में, जिस प्रकार हमें बताना है। मान लीजिए ये क्या हो गया, एक पहिया गोल बना है ना, पहली बार इतना अच्छा गोला बनाए हैं, हमें लग रहा है गोल बना है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया पहिया, ये क्या हो गया, पहिया। ये हो गया एक बेलन, ये क्या हो गया, एक बेलन हो गया। और ये पाइप हो गई, आप पाइप कह सकते हैं इसको। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे पाइप में क्या भरा हुआ है, पूरे के पूरे पाइप में एक द्रव भरा हुआ है। और द्रव कैसा है, तो असंपीड्य द्रव। असंपीड्य द्रव का मतलब जानते हैं, जिसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं।
असंपीड्य का मतलब क्या होता है, जिसे दबाया ना जा सके। ये आपका मास्टर बेलन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मास्टर बेलन। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एक ये लगाते हैं, देखिए एक पिस्टन कुछ इस प्रकार से, और इसका संबंध हम लोग कुछ इस प्रकार से ब्रेक पैडल में कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए ब्रेक पैडल हो गया, ये क्या हो गया अपना ब्रेक पैडल, ऐसे उल्टा बना दिए। चलिए ये आपका क्या हो गया अपना ब्रेक पैडल। जब यहाँ पर क्या करेगा, कोई व्यक्ति अपने पैर से दाब लगाएगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अब आगे बना लेते हैं कि इसका संबंध कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ये अन्य पहियों के लिए है, आगे की ओर अन्य पहियों के लिए, हम सिर्फ एक पहिए के लिए समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा द्रव कहाँ तक पहुंचता है पता है आपको, ये पूरा का पूरा द्रव पहिए में आ जाता है, जहां पर ये आपका होता है रिम। रिम में यहाँ पर फिर से आपका क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हम लोग दो पिस्टन लगाएंगे, दो पिस्टन लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और ऊपर करके दो पिस्टन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेंगे फिर से। और इसमें पूरे के पूरे में क्या भरा रहेगा, द्रव भरा रहेगा। पूरे के पूरे पिस्टनों में क्या भरा रहेगा, द्रव। और फिर क्या किया जाता है, देखिए ये तो पिस्टन हो गए। अब इन पिस्टनों से हम लोग जोड़ते हैं ब्रेक शू। क्या जोड़ेंगे, ब्रेक शू कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे। ये अपना इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या जुड़ गया, ब्रेक शू, जो जाकर ब्रेक को यानी कि रिम को जकड़ेगा वही है ब्रेक शू, जो जाकर रिम को जकड़ेगा वही क्या है, ब्रेक शू। तो आपका ये हो गया ब्रेक शू। और यहाँ पर अब किस सिद्धांत पर ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये पूरा का पूरा निकाय, उस निकाय को समझिए। देखिए ये आपका हो गया ब्रेक शू, नाम दे देते हैं ब्रेक शू। ये आपका है मास्टर बेलन, मास्टर बेलन। ये आपकी है पाइप, और ये क्या है, देखिए आपको चित्र समझ में आ गया या नहीं बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके। क्या ये चित्र समझ में आया? हम लोग इसका नाम दे रहे थे, ये ब्रेक शू हो गया, ये पाइप हो गई, ये मास्टर बेलन, ये ब्रेक आयल, और उसके बाद ये आपका एक पिस्टन लगा है। ये क्या है, पिस्टन है। और यहाँ पर ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल, याद रखिएगा इन सब नामों को। और ये ब्रेक आयल भरा। अब इसके सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये सिद्धांत किस प्रकार। तो द्रव चालित ब्रेक में आप बताएंगे एक बेलन लगा होता है जिसमें ब्रेक आयल भरा होता है, तथा इस बेलन का संबंध सभी पहियों से कर दिया जाता है। जैसे इसमें किया गया इसी प्रकार अन्य पहियों के लिए कर दिया जाता है। और जब बताएंगे पिस्टन P1 पर ब्रेक पैडल की सहायता से अंदर की ओर दाब लगाया जाता है, तो ये दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचलित हो जाता है। और यहाँ पर लगे दो पिस्टन, जिनके नाम हम लोग क्रमशः, ये पिस्टन दोनों से दोनों पिस्टन बाहर की ओर जाते हैं, ये बाहर निकलेंगे और इस पहिए के रिम को जकड़ लेंगे। पहिए के रिम को क्या करेंगे, जकड़ लेंगे। और जब ये रिम को जकड़ लेंगे तो पहिया रुक जाएगा। और फिर जब यहाँ से पैर हटाते हैं ब्रेक पैडल से, तो यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है, ये क्या करती है, प्रत्यास्थता के कारण इसको खींच लेती है। और खींचने के बाद फिर से ये दोनों ब्रेक शू अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं और पूरा का पूरा ब्रेक निकाय कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इसी चीज को हमें लिखना है कि द्रव चालित ब्रेक में एक बेलन होता है। यहाँ लिख रहे हैं, देखिए द्रव चालित ब्रेक में, द्रव चालित ब्रेक में एक बेलन होता है। क्या बताएंगे, द्रव चालित ब्रेक में एक बेलन होता है जिसमें ब्रेक आयल भरा होता है, जिसमें क्या होता है, ब्रेक आयल भरा रहता है। जिसमें क्या भरा रहता है, तो आप बताएंगे कि एक बेलन होता है जिसमें ब्रेक आयल भरा रहता है। और फिर आगे क्या करना होता है कि जिसमें ब्रेक आयल जब भरा रहता है तो ब्रेक आयल का संबंध सभी पहियों से कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, ब्रेक आयल का संबंध, ब्रेक आयल का संबंध सभी पहियों से, सभी पहियों से
कर दिया जाता है, सभी पहियों से कर दिया जाता है। और बताएंगे आप कि पैडल द्वारा दाब लगाने पर, इस पर पैडल द्वारा दाब लगाने पर यहाँ पर लगे जो पिस्टन है ये बाहर आएंगे, तो इन्हीं को हमें बताना है कि पैडल द्वारा दाब लगाने पर यह दाब, पैडल द्वारा दाब लगाने पर यह दाब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, समान रूप से संचरित हो जाता है। संचरित होना का मतलब आप समझ रहे हैं, फैल जाता है। पिस्टन P1 व P2 बाहर आते हैं, पिस्टन P1 व P2 बाहर आते हैं और क्या करते हैं, रिम को जकड़ लेते हैं, रिम को जकड़ लेते हैं और पहिया रुक जाता है। पहिया क्या करता है, फिर रुक जाता है। ये आपने यहां से दाब लगाया तो दाब संचरित हो गया, यहां पर लगे पिस्टन P1 व P2 बाहर गए और पहिए को, रिम को जकड़ लिए, पहिया कार्य करना बंद कर दिया, यानी कि पहिया क्या होता है, रुक जाता है। पैडल से दाब हटाने पर आगे क्या करेंगे आप, पैडल से दाब हटाने पर ब्रेक शू पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं, पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं, पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं और ब्रेक निकाय पुनः कार्य करने लगता है, या फिर आप ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। ब्रेक निकाय यहाँ और लगा लीजिए, और ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है, क्या बताना है कि द्रव चालित ब्रेक में एक बेलन लगा होता है जिसमें ब्रेक आयल भरा रहता है। ब्रेक आयल का संबंध सभी पहियों से कर दिया जाता है। पैडल द्वारा दाब लगाने पर यह दाब क्या होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। पिस्टन P1 व P2 बाहर आते हैं और रिम को जकड़ देते हैं तथा पहिया कार्य करना या फिर ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से पैडल से पैर हटाते हैं, पिस्टन P1 व P2 अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं और ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। ये आपका द्रव चालित ब्रेक है। इस चीज को अच्छे से बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव चालित ब्रेक आपके समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द्रव चालित ब्रेक आपके समझ में आ गया या नहीं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये चीज आपके समझ में आया, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मिटाते हैं और थोड़ा सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी द्रव पर आधारित है। तरल दाब में ही आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ा जाता है। तो थोड़ा सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, तो एक बार शब्द समझ लीजिए। सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो डुबोई गई वस्तु के द्रव्यमान में या भार में कमी आती है और वस्तु के भार में आई यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के द्रव्यमान के बराबर होती है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है, टंकी समझ रहे हैं, इसमें पानी भरा होता है, इसमें द्रव भरा गया है, पूर्ण रूप से ये टंकी द्रव से भरी हुई है। हमने क्या किया कि एक 5 किलोग्राम के गोले को, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को इस टंकी में डाल दिया। और जब हमने इस टंकी में 5 किलोग्राम के पिंड को डाला तो इसमें तुरंत कितना किलोग्राम, तो आप बताएंगे 2 किलोग्राम या 2 लीटर जल को क्या करती है, ये
टंकी बाहर निकाल देती है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। यानी कि जब किसी द्रव में हमने 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को डाला तो ये क्या किया, इसमें से 2 लीटर द्रव को विस्थापित कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि इसके द्रव्यमान में कितना कमी आएगी, तो आप बताएंगे जितना इसने द्रव निकाला है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि 5 किलोग्राम का पिंड अगर 2 लीटर द्रव विस्थापित कर दे रहा है तो इसके द्रव्यमान में 2 किलोग्राम की कमी आएगी। और इस प्रकार ये आपका 3 किलोग्राम की भांति व्यवहार करेगा। आपने दैनिक जीवन में भी इसका उदाहरण या फिर इस चीज को आपने देखा है, दैनिक जीवन में भी इस चीज को देखा है आपने। तो इसी को हम लोग चलिए लिखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप बताएंगे कि जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के द्रव्यमान में या वस्तु के भार में कमी आती है। ये चीज क्लियर है। और आप बताएंगे और वस्तु के भार में आई यह कमी, वस्तु के भार में आई यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के द्रव्यमान के या फिर द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को हमने पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से द्रव में डुबोया तो वो वस्तु द्रव को विस्थापित करेगी और द्रव को विस्थापित करने पर इस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। आपसे पूछा जाए कितनी कमी आएगी तो आप बताएंगे कि आर्किमिडीज ने बताया था कि वो वस्तु जितना द्रव निकाल सकती है उतना ही वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। ये क्लियर है कि जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है और वस्तु के द्रव्यमान में आई यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के द्रव्यमान के बराबर होती है। चलिए हम लोग इस चीज का सत्यापन करते हैं। तो आप कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। आर्किमिडीज के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। आर्किमिडीज के सिद्धांत की व्युत्पत्ति इसी में हम लोग मानेंगे कि किसी भी द्रव में हम लोग क्या करते हैं, एक बेलन को डुबो देते हैं तो बेलन कुछ द्रव विस्थापित करता है तो बेलन के द्रव्यमान में कमी आएगी। मान लीजिए माना एक बर्तन में रो घनत्व का द्रव भरा है, माना एक बर्तन में रो घनत्व का द्रव भरा है, और जो द्रव भरा है उसका आयतन V है, जिसका आयतन कितना है, V है। रो घनत्व का द्रव भरा है और उसका आयतन V है और एक बेलन को द्रव में डुबोया जाता है जिसके आधार का क्षेत्रफल A है। एक बेलन को द्रव में डुबोया जाता है, जिसके आधार का क्षेत्रफल A है। माना एक बर्तन में रो घनत्व का द्रव भरा है जिसका आयतन V है, एक बेलन को द्रव में डुबोया जाता है जिसके आधार का क्षेत्रफल A है। तब हम लोग इस चित्र को ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ये एक चित्र है, आपका कह रहा है इसमें द्रव भरा है, इसमें हम लोग एक बेलन को डुबो देते हैं, इसका रो घनत्व है, V आयतन है, इसके तली का क्षेत्रफल क्या है, A है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस पर F1 बल जो कार्य करेगा
वो F1 बल नीचे की ओर कार्य करेगा तथा इस पर F2 बल जो कार्य करेगा वो किधर कार्य करेगा, तो F2 ऊपर की ओर कार्य करेगा। ये पूरा पूर्ण रूप से द्रव से भरा हुआ है, ये चीज आप मानकर चलिएगा कि ये द्रव पूरी तरह से, ये जो पात्र है पूरी तरह से किससे भरा है, द्रव से भरा है। चित्र आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार हमें देखने दीजिए। चलिए चित्र दिख रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि जो बेलन है इसके ऊपर, बेलन के ऊपर x ऊंचाई तक द्रव भरा है, x ऊंचाई तक द्रव भरा है, और जो नीचे की ओर है उसकी ऊंचाई कितना है, तो शेष बेलन को लेकर ऊंचाई कितनी है, h है। ये आपका a है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब इसके बाद यहां से हम लोग देखते हैं F1 बल की दिशा किधर की ओर है बताइए, F1 बल की दिशा नीचे की ओर है ना। F1 की दिशा नीचे की ओर है, तब दाब यहां से F1 की दिशा किधर है, नीचे की ओर है, तब दाब बताइए क्या हो जाएगा। F1 है तो F1 के लिए हम लोग मानेंगे P1, F1 के लिए क्या मानेंगे, P1 बराबर रो जी यक्स। क्यों, क्योंकि देखिए रो घनत्व का द्रव, जी गुरुत्वीय त्वरण और यक्स ऊंचाई का द्रव इस पर दाब लगा रहा है। यक्स ऊंचाई का द्रव इस पर क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है ना। यक्स ऊंचाई का द्रव इस पर क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है। तथा बल कितना हो जाएगा, अगर दाब ये है तो बल कितना हो जाएगा, तथा बल F1 बराबर P1A, F1 बराबर P1A होता है या नहीं। तो P1 का मान रख दीजिए, F1 बराबर P1 के स्थान पर रो जी यक्स और ए। ये समझ में आ गया। F1 आपका समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। रो जी यक्स से इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और अब बताएंगे कि F2 बल ऊपर की ओर लग रहा है। F2 बल किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो यहां बता दीजिए कि F2 बल ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। F2 बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो F2 के लिए हम लोग तब दाब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर दाब P2 बराबर रो जी, ये x तो लगेगा ही, साथ में h भी लगेगा, तो x प्लस h, तथा बल F2 बराबर P2A। तो P2 का मान रख दीजिए रो जी x प्लस h और a हो जाएगा। ये आपका F2 हो गया, समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके समझ में आया या नहीं बताइए। अब यहाँ आप बताएंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आपको क्या मिल रहा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं F2 इज ग्रेटर देन F1 है या नहीं, जल्दी से बताइए। F2 इज ग्रेटर देन F1, तुलना करने पर F2 इज ग्रेटर देन F1, अतः जो परिणामी बल होगा वो आपका F हम लोग नाम दे सकते हैं। परिणामी बल को क्या बोल सकते हैं, F बराबर F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। यहां से देखिए परिणामी बल F बराबर F2 के स्थान पर है रो जी x प्लस एच ए माइनस रो जी एक्स ए। इतना समझ में आ गया। कॉमन ले लेते हैं कुछ, F बराबर रो जी, या फिर गुणा कर देते हैं, चलिए रो जी यक्स ए, क्या हो जाएगा, रो जी यक्स ए, रो जी यक्स और ए हो जाएगा या नहीं, जल्दी से बताइए हमें। रो जी यक्स ए हो जाएगा या नहीं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग रो जी और उसके साथ साथ यहाँ पर a भी है तो a कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, x प्लस एच माइनस एक्स, ये कट गया। F बराबर बचा रो जी a इंटू एच। तो a इंटू एच क्या होता है बताइए, v होता है रो जी v, तो F बराबर आपका हो जाएगा v रो जी। F बराबर क्या हो जाएगा, v रो जी। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर F आपका क्या है, भार बल है। F आपका क्या है, भार बल, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहां F भार बल है, जहां F क्या है आपका भार बल है
और उसके बाद इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो F है, अगर भार बल है तो भार को हम लोग W से भी लिख सकते हैं। W बराबर V रो G हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? V रो G। ये चीज आपके समझ में आया या नहीं बताइए। और ये जो V रो G है, इसी चीज को हम लोग एक और नाम देते हैं कि जो V रो G है, इसको नाम देते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल एक ऐसा बल होता है जो द्रव में किसी वस्तु को नीचे भेजा जाता है या फिर डाला जाता है तो उसके नीचे जाने का विरोध करता है, उसे ही बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज आपके समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका कंप्लीट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। आप चलिए इसमें 2-4 न्यूमेरिकल उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे और इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल को साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपका छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग उसको अलग से क्लास में नहीं रख सकते। ये आपकी एक छोटी ही क्लास होगी न्यूमेरिकल की, तो जो 2-4 मिनट जो लगे आप लोग रुक कर उस क्लास को न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग क्लास खत्म करेंगे हम। चलिए पहली सवाल आपको क्या किया जाए, यहां पर शो किया जाए, बताइए जल्दी से। सवाल आपको शो किया जाए या नहीं? चलिए देखिए, आपको प्रश्न शो हो रहा होगा। एक बार शो हो जाएगा, उसके बाद हम प्रश्न हटा देंगे। पहला देखिए, कह रहा है एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके किनारे का परिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किनारों पर दाब ज्ञात कीजिए। तो एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कह रहा है F बराबर 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है और कह रहा है इसके किनारों का परिच्छेद क्षेत्रफल A बराबर 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में बदलेंगे, 0.02 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं 2 गुणे, देखिए 1 2 3 अंक जाएगा, या ऐसे ही रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सवाल में जो दिया है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी से बताइए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 की घात -2, तो स्क्वायर लगा, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। आगे कह रहा है किनारों पर दाब ज्ञात कीजिए। P हमें ज्ञात करना है। आपको सूत्र पता है, P बराबर F/A होता है या नहीं, जल्दी से बताइए। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल आपका कितना लग रहा है? 80 न्यूटन का क्षेत्रफल है, 0.002 गुणे 10 की घात -4। अब क्या करते हैं, यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे और फिर ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं 1000 से गुणा। तो ये 80 गुणे 1000 बटे ये वाला 4 ऊपर जाता है, 10 की घात प्लस में 4, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2, ये आपका हो गया 40 गुणे 10 की घात 1 2 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7। 40 गुणे 10 की घात कितना आ गया? 7। और इस चीज को यहां से ये हटा दीजिए तो 4 गुणे 10 की घात 8। इसको दाब है तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्लियर है। आपको बल दिया था, क्षेत्रफल दिया था, दाब ज्ञात करना था, आप ऐसे लगा दीजिए, ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बगल में, यहां पर इस बार क्वेश्चन शो होगा आपको। कह रहा है एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है। एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार, तो यम बराबर दिया है 80 किलोग्राम। हम भार निकालेंगे तो 80 गुणे आपका यहाँ पर जो जी का मान दिया है वो कह रहा है 9.8 रखिए, तो 9.8 हम लोग रख लेते हैं। यफ बराबर mg होता है, बताइए होता है या नहीं? यफ बराबर mg होता है। इस चीज को हम लोग रख लेते हैं। तो 80 किलोग्राम और जी का मान हमें दिया है 9, जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फिर आगे क्या कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है उसके द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा, कितना दाब लगाया जाएगा। नंबर 1 जब वह क्या कर रहा है, कह रहा है जब वह लेटा है। और चीजें जो दिया है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल, ये शरीर का क्षेत्रफल, चलिए बारी बारी से देखेंगे। पहले में जब वह लेटा है, जब वह लेटा है तब हमें क्या ज्ञात करना है? दाब ज्ञात करना है। दाब ज्ञात करना है जब वह लेटा, लेटा यानी कि उसके शरीर का पूरा क्षेत्रफल।
वही दिया है। देखिए व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल दिया है, व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल, व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल बराबर दिया है आपका 1.2 मीटर स्क्वायर, 1.2 मीटर स्क्वायर। जब वह लेटा है तब की बात कर रहा है, तब ये क्षेत्रफल है। और आपको पता है कि यहाँ दाब ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या होता है, F बाई ए, और F बराबर mg बाई ए। mg यानी कि m का मान कितना 80 गुणे g का मान 9.8, और जब वह लेटा है तो ये हो जाएगा 1.2। ये समझ में आया। दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये 80 गुणे 98 बटे 12 हो जाएगा। 80 गुणे 98 बटे 12। ये समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। 80 गुणे 98 और बटे 12 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 यानी कि 20 हो गया। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, ये 3 होगा, ये 20 नहीं घटेगा, तो ये आपका इतना हो गया। अब हल करते हैं इसको। जब इसका गुणा करेंगे 0 आएगा, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 9 18 1 19, 1960 बटे 3 कितना आ गया 1960 बटे 3। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 653 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए 3 छंग 18 हासिल 1, 16 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 10 हुआ, 3 त्रिका 9। और उसके बाद फिर दशमलव में और आगे ले जाना चाहें तो हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो 6.53 गुणे 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव यहाँ 2 अंक यहाँ लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ 10 की घात 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं पास्कल। ये पहली स्थिति की सवाल थी, जब वह व्यक्ति क्या हो, लेटा हो। उसके आगे देखिए, आगे भी और कह रहा है कि जब वह व्यक्ति अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो। क्या कह रहा है, जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो। तो दूसरी स्थिति में कह रहा है दाब ज्ञात कीजिए जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो, दोनों पैरों पर खड़ा हो। तो जब दोनों पैरों पर खड़ा होगा तो जो क्षेत्रफल होगा, कह रहा है उसके एक पैर का क्षेत्रफल दिया है, एक पैर का क्षेत्रफल जो दिया है वो क्वेश्चन में है आपके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं 60 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। और ये एक पैर का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। दोनों पैरों के क्षेत्रफल पर दाब P बराबर F बाई ए, F का मान है 80 गुणे F बराबर mg, ऐसे रखिए mg बाई ए, और m का मान है 80 गुणे g का मान 9.8 बटे 2 गुणे a हो जाएगा, क्योंकि एक पैर का क्षेत्रफल a है और कह रहा है दोनों पैरों पर खड़ा है। तो 2 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, 60 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस चीज को ऊपर ले जाते हैं। 80 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात 4 बटे 2 गुणे 60, 2 गुणे 60। यहां से हम क्या करें कि इसको काट दें। देखिए 2 से कटेगा, ये 40 हो जाएगा। कितना 40 गुणे 9.8 या 98 गुणे 10 की घात 3 बटे 60। ये 0 से 0 कट गया, 4 बटे 6 आया। 4 बटे 6 गुणे 98 गुणे 10 की घात 3, ये 6 से कटेगा क्या, 6 कम 6 38। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हल करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से हल करते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे तो 4 4 8 32, 4 8 क्या हो जाएगा, या फिर काटते हैं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 9 18 1 19 बटे 3 गुणे 10 की घात 3। और 196 को जब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 छंग 18, 1 बचा 16, 3 पचे 15 दशमलव, फिर कितना बचा 1, तो 3 त्रिका 9 गुणे 10 की घात 3, यहाँ हम लोग कह सकते हैं 6.53 गुणे 10 की घात 4 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब दाब कितना लगेगा, 6.53 गुणे 10 की घात 4 पास्कल। जब वह लेटा होगा तो 6.53 गुणे 10 की घात 2 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नोटेड डाउन, इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बाद में करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हमें अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। तो यच बराबर दिया गया है कितना, 75
सेंटीमीटर। ये तीसरा क्वेश्चन है, h बराबर 75 सेंटीमीटर। इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए, यानी कि कह रहा है आपसे दाब ज्ञात कीजिए। और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और पारे का घनत्व रो बराबर 13.6 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये दिया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको P ज्ञात करना है। P बराबर आपने पढ़ा है रो जी एच होता है। रो का मान है 13.6 गुणे 10 की घात 3 गुणे जी का मान कितना है 10 और गुणे ये आपका है 75। हल करते हैं तो देखिए यहाँ से इसको गुणा करेंगे 136 गुणे 75 गुणे 10 की घात 3 और 136 गुणे 75 करना आपका काम है। 136 गुणे 75 जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आपको पूरा समझ में आया या नहीं बताइए। 75 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलिए सबसे पहले, तो 75 सेंटीमीटर अकेले दिया था। हाँ 75 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो 75 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। जहां पर 75 रखें यहाँ 10 की घात -2 और फिर ये आपका हो जाएगा 10 की घात -2 यानी कि गुणे 75 गुणे 10। हल करेंगे ये 1360 गुणे 75 और जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये इतना 10,000, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,02,000 आपका आ जाएगा। कितना 1,02,000। और इस चीज को हम लोग इधर लाते हैं 1.1234 गुणे 10 की घात 5 इसको लिख सकते हैं 1.02 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। दाब कितना लगेगा, तो 1.02 गुणे 10 की घात 5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको नोट करिए, हमें रो जी एच ज्ञात करना था। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। 4 ही प्रश्न है इसमें, तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जो आखिरी प्रश्न है आपका वो कह रहा है, देखिए 200 मीटर की गहराई मतलब एच कितना दिया है 200 मीटर और कह रहा है समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए। P बराबर आपको ज्ञात करना है, दिया है औसत घनत्व रो बराबर 1.032 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और जो H का मान यहाँ पर G दिया है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दाब आपको ज्ञात करना है। दाब ज्ञात करने के लिए P बराबर रो जी एच। रो का मान कितना है 1.032 गुणे 10 की घात 3। जी का मान कितना है 9.8 गुणे एच का मान कितना है 200 है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ 3 है 10 की घात 3 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1032। ऐसे नहीं हटेगा, देखिए हम क्या करते हैं 1.032 गुणे 10 की घात 3 यहां से एक जीरो कम करते हैं, ये आपका दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी कि 98 गुणे 20 बच गया। ये हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या करेंगे बताइए, हटाने के लिए अगर ये 10 की घात 3 हटा दें तो ये आपका हो जाएगा 1032, क्योंकि 10 की घात 3 है, हम लोग 1000 से भाग देंगे और 1000 से भाग देंगे 1000 से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा 1.032 गुणे 10 की घात 3 और ये आपका 9.8 गुणे और यहाँ पर आपका हो गया 200। इतना क्लियर है। यहाँ से आपने क्या किया, एक अंक और इधर लाएंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, देखिए यहाँ से 10.32 गुणे 10 की घात 3 गुणे 98 गुणे 2 हो जाएगा। एक और यहाँ से हट गया। अब 2 यहाँ से भी हटा देते हैं, 2 और क्या करते हैं यहाँ से भी आप हटा ही दीजिए, तो हटाएंगे या हटाने के बदले हम लोग गुणा कर लेते हैं। किसका 10.32 गुणे 98 गुणे 2 गुणे 10 की घात 3, इन तीनों का जब आप गुणा कराएंगे तो आपका गुणा आएगा 200 220, ये ऐसे आएगा 2022.72 गुणे 10 की घात 3। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, दशमलव इधर लाते हैं, गुणा भाग करना आपका काम है। 2.02 गुणे 10 की घात 1 2 3 3 अंक लाए हैं तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। आप इसको पास्कल कहिए या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। और इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में हमें ले जाना था, हाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ले जाना था, तो इसको आप जो पास्कल लिखें इसी को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। इसमें भी आप पास्कल के स्थान पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ। आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं, सब कुछ समझ में आ गया? तो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।
थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो अब आपको डेली 8 बजे 8:30 बजे मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।